हाय, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। तो चलिए देखते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर का टॉपिक क्या है। व्हाट इज डिपॉजिटरीज, व्हाट इज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एंड व्हाट इज डीमैट अकाउंट। सबसे पहले हम जानेंगे डिपॉजिटरीज क्या होती है। व्हाट इज डिपॉजिटरीज? डिपॉजिटरीज आर द इंस्टीट्यूशंस विच होल्ड योर सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म विच इज ऑल्सो नोन एज डीमटेरियलाइजेशन ऑफ शेयर। अब डिपॉजिटरीज वो होती हैं, वो इंस्टीट्यूशन या वो ऑर्गेनाइजेशन है जो आपकी सिक्योरिटीज़ को होल्ड करती हैं, जैसे कि शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर और म्यूचुअल फंड यूनिट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, जिसे हम डीमटेरियलाइजेशन ऑफ शेयर्स भी कहते हैं। So depositories are mainly responsible and accountable for safekeeping of your securities and keep the record of all your trades. अब डिपॉजिटरीज रिस्पॉन्सिबल होती हैं हमारी सिक्योरिटीज़ को लेकर, यानी कि जो हमारी सिक्योरिटीज़ हम बाय करते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं सिक्योरिटीज़, मतलब वो अच्छी खासी देखभाल करती है सिक्योरिटीज़ की, और जो ट्रेड हम लेते हैं उसका एक रिकॉर्ड रखती है, वो रिकॉर्ड ऑफ ऑल योर ट्रेड, उसका जो गणित रहता है वो सारा एक एक करके उनके पास सारा रिकॉर्ड रहता है इस चीज़ का। नाउ करंटली देयर आर 2 डिपॉजिटरीज in India that are registered by SEBI, which is CDSL and NSDL, Central Depository Service Limited and National Services Depository Limited. अब सबसे पहले व्हाट इज CDSL? Central Depository Service Limited is the first listed Indian central security depository based in Mumbai. ये मुंबई में बेस्ड है। Now CDSL was initially promoted by BSE. हमने एक्सचेंज पढ़ी थी, 2 तरह की एक्सचेंज होती है, NSE और BSE। इट वॉज इनिशियली प्रमोटेड बाय BSE विच देयर आफ्टर divested its stake to leading bank. CDSL received the certificate of commencement of business from Securities and Exchange Board of India, जिसे हम SEBI कहते हैं, in February 1999। यहाँ पर हमें एक चीज़ ध्यान देनी है, ये इसको प्रमोट किसने किया था? BSE ने, और कुछ बैंक थे, लीडिंग बैंक थे, जो इसने अपना जो हिस्सेदारी थी उनको दे दी थी, और सेबी की तरफ से इसको एक कह सकते हैं सर्टिफिकेट मिला था कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का फरवरी 1999 में। CDSL वॉज फर्स्ट लिस्टेड ऑन 30th June 2017 ऑन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE थ्रू IPO। हमने पीछे क्या पढ़ा था? इट वॉज इनिशियली प्रमोटेड बाय BSE, मतलब प्रमोट किया BSE ने, बट लिस्ट किधर हुई? NSE ने, थ्रू IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर, एंड देयर आफ्टर बिकम द फर्स्ट एंड ओनली डिपॉजिटरी टू गेट लिस्टेड इन एशिया पैसिफिक रीजन एंड सेकेंड इन द वर्ल्ड, द एशियाज ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज। अब जब ये लिस्ट हुई थी, ये एशिया पैसिफिक रीजन में देयर आफ्टर बिकम द फर्स्ट एंड ओनली, मतलब ये पहली ऐसी डिपॉजिटरी थी जो लिस्ट हुई थी एशिया पैसिफिक रीजन में, और सेकंड इन द वर्ल्ड, दूसरे नंबर पे दुनिया में वर्ल्ड ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज एज ए लिस्ट हुई थी। अब हमने पीछे चेक किया था कि इसने कुछ बैंक्स को अपनी हिस्सेदारी दी थी। अब वो कौन कौन से बैंक है? HDFC बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक एंड कैनरा बैंक। इन 3 बैंक्स को इसने अपनी हिस्सेदारी दे दी थी। व्हाट इज NSDL? नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। NSDL is an Indian central security depository under the jurisdiction of Ministry of Finance, Government of India, based in Mumbai. It was established in August 1996 as the first electronic securities depository in India with national coverage. अब ये कब इस्टेब्लिश हुई थी? अगस्त 1996 में एज फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी डिपॉजिटरी इन इंडिया विद नेशनल कवरेज। It was established based on a suggestion by a national institution. ये इस्टेब्लिश किसके सजेशन कहने पर हुई थी? नेशनल इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ये रिस्पॉन्सिबल किसके कारण, किस चीज़ के लिए थी? इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के कारण। इन डिपॉजिटरी सिस्टम सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन डिपॉजिटरी अकाउंट विच आर सिमिलर टू होल्डिंग फंड्स इन बैंक अकाउंट। अब डिपॉजिटरी सिस्टम क्या होता है? डिपॉजिटरी सिस्टम ये होता है जो सिक्योरिटीज़ है वो डिपॉजिटरी अकाउंट में रहती हैं, जैसे कि हमारे बैंक में हमारा पैसा रहता है, हम सिक्योरिटी जैसे डिपॉजिटरी अकाउंट में रहती हैं, वैसे ही हमारा पैसा जैसे बैंक में रहता है। सो दीज आर ऑलमोस्ट सिमिलर।
ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप ऑफ सिक्योरिटीज़ इज़ डन थ्रू सिंपल अकाउंट ट्रांसफ़र। अब जो ओनरशिप हम ट्रांसफ़र करते हैं सिक्योरिटीज़ की, वो सिंपल अकाउंट से ट्रांसफ़र हो जाती है। दिस मेथड डज अवे विद ऑल द रिस्क एंड हैजल्स नॉर्मली एसोसिएटेड विद पेपर वर्क। कंसेक्यूटिवली द कॉस्ट ऑफ transacting in a depository environment is considerably lower as compared to transacting in certificates. In August 2009, number of demat account held with NSDL crossed 1 करोड़। 2009 में डीमैट अकाउंट जो NSDL के साथ थे वो 1 करोड़ से ऊपर चले गए थे। अब रिसेंटली हम एग्जांपल ले तो 2020 में भी कुछ रिकॉर्ड बना है। आई थिंक कुछ काफ़ी करोड़ में कुछ अकाउंट खुले हैं आफ्टर, जब लॉकडाउन में कुछ काम नहीं था लोगों को, और हर्षद मेहता स्कैम देखने के बाद बड़े लोग मोटिवेट हो गए थे कि हम भी स्टॉक मार्केट में निवेश करेंगे। तो 2020 में भी काफ़ी ज़्यादा अकाउंट खुले हैं स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए लोगों के द्वारा। सो NSDL इज़ प्रमोटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया विच वी ऑल्सो कॉल IDBI बैंक, द लार्जेस्ट डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, Unit Trust of India, now administrator of specified undertaking of the Unit Trust of India, and NSE of India, National Stock Exchange of India, the largest stock exchange in the India. Some of the prominent bank in the country have taken a stake in NSDL. हमने चेक किया था, आपको मैं दिखाता हूँ, ये रहा। CDSL में कौन कौन से बैंक थे? HDFC बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और कैनरा बैंक। अब हम चेक करते हैं NSDL में कौन से बैंक हैं। इसमें है एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, सिटी बैंक एंड मैनी मोर बैंक, जिन्होंने हिस्सेदारी खरीदी है। किसमें खरीदी है? NSDL में। अब हमारा सेकंड टॉपिक, व्हाट इज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। सो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स आर द एजेंट ऑफ अ डिपॉजिटरी सच एज NSDL और CDSL. They are given license to operate by a depository under the provision of the Depositories Act 1996. An investor new to the stock market needs to approach a depository participant to open an account. मतलब इधर से पहले हम इधर समझते हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या होते हैं? ये एजेंट होते हैं किसके? NSDL और CDSL के। इनको लाइसेंस मिलता है विच अंडर द एक्ट ऑफ डिपॉजिटरी एक्ट 1996। अब हमें अकाउंट खुलवाना है तो हम किसके पास जाएंगे? तो अकाउंट खुलवाने के लिए सबसे पहले हम डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास जाएंगे। फॉर एग्जांपल आजकल तो हमने बड़े ज़्यादा हमारे ब्रोकर आ गए हैं, लाइक एंजल ब्रोकिंग हो गया, HDFC सिक्योरिटीज़ हो गया, जीरोधा एंड मैनी मोर। शेयर्स परचेज्ड बाय द इन्वेस्टर आर हेल्ड इन दैट अकाउंट विद द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। जो आप शेयर खरीदते हो उनके पास वो चले जाते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास। बट द इन्वेस्टर रिमेन द सोल बेनिफिशियल ओनर ऑफ द शेयर्स। मालिक कौन रहता है? जिसने शेयर्स खरीदे हैं। अब सपोज करो मैं जीरोधा पर गया और शेयर्स खरीद लिए, मालिक तो मैं ही हुआ शेयर्स का। अब जीरोधा थोड़ी मालिक बन जाएगा शेयर्स का। शेयर्स मैंने खरीदे हैं, शेयर्स का मालिक मैं बन गया, बट वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है। मेरे और NSDL और CDSL के बीच का जो काम कर रहा है वह डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। But the investor remain sole beneficial owner of the share. Whenever there is buy or sell transaction, the depository participant credit or debit the demat account accordingly. जैसे बाय और सेल की ट्रांजैक्शन होती है वैसे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट डेबिट या क्रेडिट कर देता है डीमैट अकाउंट से। A depository participant offers several services such as pledge and unpledge of shares, corporate action handling. मतलब जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होता है वो हमारे शेयर भी प्लेज कर सकता है। मतलब हम प्लेज करवा सकते हैं, जो अपने शेयर्स होते हैं उनको गिरवी दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते, दे भी सकते हैं। हमारी वो हम पर है, हम देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं। ब्रोकर आल्सो प्रोवाइड सर्विस ऑफ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट फॉर द पर्पस ऑफ सेटलमेंट ऑफ शेयर्स। ब्रोकर भी ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ज़रूरी नहीं हमने अगर डीमैट अकाउंट खुलवाना है तो हमारे पास जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग या ऐसी अलग अलग कंपनीज़ के पास जाकर हम खुलवाएं। हम नॉर्मली ब्रोकर को कांटेक्ट कर सकते हैं, वो भी यही काम करता है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का सेटलमेंट करता है शेयर्स की। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, अब आप तो पैसा कमा लोगे तो वो पैसे कैसे कमाएंगे? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट अर्न इनकम बाय चार्जिंग फीस टू देयर क्लाइंट फॉर द सर्विसेज
सच एज अकाउंट ओपनिंग, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, प्लेजिंग ऑफ शेयर्स. Some may also charge an annual maintenance charge. Typically, bank, financial institution and broking firm act as depository participant. ये पैसे कैसे कमाएंगे? आपकी जो ट्रांजैक्शन होगी शेयर्स की, उसमें से आपको कुछ छोटा सा परसेंटेज होता रहता है, वो बहुत कम रहता है. मेरे को एग्जैक्ट तो नहीं पता, पर 1 करोड़ के ऊपर आई थिंक 1000 के आसपास का वो चार्ज लेते हैं. इसका क्या मतलब हुआ? एक तो वो ट्रांजैक्शन ऑफ शेयर्स पर अपना फ़ी काटते हैं अकाउंट खुलने पर, या प्लेज करते हैं हम शेयर उसके लिए, पर कुछ मेंटेनेंस चार्ज भी लगाते हैं. जैसे बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या ब्रोकिंग फर्म ज़्यादातर ये काम करते हैं. अब डीमैट अकाउंट क्या होता है? अ डीमैट अकाउंट और डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ होल्डिंग शेयर एंड सिक्योरिटी इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट. अब ये डीमैट अकाउंट या डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट क्या करता है? हमें वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ताकि हम शेयर होल्ड कर सके या सिक्योरिटी होल्ड कर सके इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट. ड्यूरिंग ऑनलाइन ट्रेडिंग, शेयर आर बॉट एंड हेल्ड इन डीमैट अकाउंट, thus फैसिलिटेटिंग ईजी ट्रेड फॉर द यूजर्स. जब हम ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, शेयर्स हम खरीद लेते हैं और डीमैट अकाउंट में वो चले जाते हैं, जिससे हमें बहुत आसानी होती है. डीमैट अकाउंट holds all the investment an individual makes in share, government securities, exchange traded fund, bonds and mutual fund in one place. एक ही जगह पर डीमैट अकाउंट ये सारी चीज़ें होल्ड कर लेता है जो जगह हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं. शेयर्स हो सकता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो सकती है, ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड हो सकते हैं, बॉन्ड हो सकता है या फिर म्यूचुअल फंड भी हो सकता है. नाउ व्हाट इज डीमटेरियलाइज्ड? Dematerialized is the process of converting the physical share certificates into electronic form, which is lot easier to maintain and is accessible from anywhere throughout the world. अब डीमटेरियलाइज क्या होता है? वो कन्वर्ट करता है हमारे फिजिकल शेयर के सर्टिफिकेट्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में. आगे पढ़ते हैं. एन इन्वेस्टर हु वांट टू ट्रेड ऑनलाइन नीड्स टू ओपन अ डीमैट विद डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट. आपको मैंने बताया, अगर हमें डीमैट अकाउंट खुलवाना है, हमें किसके पास जाना पड़ेगा? ज़ीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, HDFC सिक्योरिटीज़ या फिर IIFL सिक्योरिटीज़ या मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटी. ऐसे ढेर सारी हैं जो आप खुद चूज़ कर सकते हैं कहाँ पर मैं अपना अकाउंट खुलवाना चाहता हूँ. द पर्पस ऑफ डीमटेरियलाइजेशन इज़ टू एलिमिनेट द नीड फॉर द इन्वेस्टर टू होल्ड शेयर सर्टिफिकेट एंड फैसिलिटेटिंग a seamless tracking and monitoring of holding. नेक्स्ट, कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें इसके लिए चाहिए होते हैं? प्रूफ ऑफ आइडेंटिफाई, POI, लाइक ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है या फिर आधार कार्ड भी हो सकता है, हमारी आइडेंटिटी का कोई प्रूफ. प्रूफ ऑफ एड्रेस लाइक पासपोर्ट. प्रूफ ऑफ इनकम फॉर ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव सच एज फ्यूचर एंड ऑप्शन, जो आने वाले कुछ लेक्चर्स के बाद हम डिस्कस करेंगे. अब हमें ये प्रूफ जमा करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट हमें उनको जमा करने पड़ते हैं. कॉपी ऑफ ITR एक्नॉलेजमेंट. अब ITR क्या होता है? इनकम टैक्स रिटर्न. हमें ये भी उनको जमा करना पड़ता है. प्रूफ ऑफ बैंक अकाउंट, जैसे कि कोई चेक कैंसिल हो गया, हमें उनको वो भी प्रूफ देना पड़ता है. पैन कार्ड हो सकता है और 1 से 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ्स. अब इसके बेनिफिट क्या क्या है? एक तो रिस्क बहुत कम रहता है, दूसरा ईजी होल्डिंग रहती है, ऑड लॉट्स रहते हैं, रिड्यूस कॉस्ट, एक तो कम बहुत कॉस्ट उसकी रहती है, और टाइम भी. वरना पहले के ज़माने में अगर मैं लेकर के चलूँ, जब मेरे और आपके पिताजी या फिर मेरे और आपके दादाजी जब निवेश करते होंगे स्टॉक मार्केट में, या फिर उन्होंने किया नहीं किया, हमारे कोई नोन में अगर किसने निवेश किया, वो पहले कंपनी के शेयर खरीदते थे, वो कागज़ के फॉर्म में आते थे, फिर बहुत लंबा काम होता था. बट आज के टाइम में वो नहीं रहा. पहले तो रिस्क भी कम है, ऑनलाइन हम कर रहे हैं सब कुछ, इससे बहुत सेफ और अच्छी चीज़ें इस्तेमाल करती हैं. कौन? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट. ज़ीरोधा हो गया या फिर एंजल ब्रोकिंग हो गया, ताकि हमारा डाटा लीक ना हो. फिर इजी होल्डिंग, आराम से हम होल्ड कर सकते हैं. और लॉट्स, रिड्यूस कॉस्ट, हमारा कॉस्ट जो है वो भी कम रहती है. सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट टाइम. सबसे बड़ी अगर हमारी ज़िंदगी में वैल्यू है किसी चीज़ की तो वो है टाइम, जो कि कम करती है आज के टाइम में. आने वाले टाइम में और भी एडवांस कुछ हो सकता है, बट 1990s में
और आज के टाइम में कंपेयर करूंगा तो वहाँ पर बहुत टाइम लग जाता था शेयर को लेते समय। आज तो चुटकी भर में हम 1 मिनट में शेयर ले सकते हैं और 1 मिनट में बेच भी सकते हैं। ओके, सो थैंक यू एवरीवन। I hope you like the video. I will meet you in the next lecture. Bye bye.